नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 26 के अंतर्गत उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश, जिसमें कुछ प्रमुख राजवंश हैं जैसे कि बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, जौनपुर, मालवा, मेवाड़, गुजरात और यहाँ पे खानदेश। अगर इसकी ओरिजिन की बात किया जाए तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जब जब यहाँ पे मजबूत होगा, एक मजबूत केंद्रीकृत शक्ति रहेगी, एक मजबूत सुल्तान रहेगा, तब तक देखेंगे तो कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ही इन 6 के 6 क्षेत्रों पे उनका कंट्रोल यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की शक्ति यहाँ पे कमज़ोर होगी तो यहाँ पे इन सारे शासकों के द्वारा अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे एक लहर जब चल पड़ेगा, खासकर उस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से देखेंगे तो उसी के समय से सारे जो क्षेत्र हैं बिल्कुल अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही है कि कब तक अपने आप को ये अलग रख पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात जस्ट आप देखेंगे तो मुगलों का यहाँ पे पूरी तरीके से आक्रमण हो जाएगा। और जब अकबर का जब शासनकाल आएगा तो देखेंगे कि इन सारे ही क्षेत्रों को अकबर फिर से पूरी तरीके से अपना साम्राज्य का यहाँ पे अंग बना लेगा, अर्थात मुगलों का यहाँ पे अंग बना लेगा। तो इसीलिए देखिए, ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने लिखा हुआ है कि जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से आप रटने की प्रक्रिया से गुजरने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको समझ के पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से प्रश्न अमूमन यहाँ पे पूछा ही जाता है, शासक हो गया या फिर उनके कार्यों से संबंधित। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप मुगलों को आप जब स्टडी करेंगे तो फिर और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ख़ासकर जब यहाँ पे जैसे कि ये जो क्षेत्र है गुजरात वगैरह, जब पुर्तगाली वगैरह का अध्ययन करेंगे तो फिर ये टॉपिक और अधिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे ही राजवंशों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। साथ है, ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे तो टाइम यहाँ पे ज़रूर लगेगा ही लगेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग बंगाल की। तो देखिए, बंगाल का जो एरिया है यहाँ पे अगर देखा जाए तो भौगोलिक लोकेशन के दृष्टिकोण से यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है बंगाल का, और ये है यहाँ पे दिल्ली का एरिया, ठीक है। तो दिल्ली और बंगाल के बीच जो भौगोलिक जो दूरी थी, उस समय बिल्कुल ही यातायात के साधनों का अभाव था। कोई भी शासक इंस्टेंट यहाँ पे दिल्ली से बंगाल नहीं आ सकता था। इसीलिए यहाँ पे प्रशासनिक कुशलता जो है, इतनी शानदार तरीके से दिल्ली से चलाना बिल्कुल यहाँ पे असंभव के बराबर था। और यही कारण है कि देखिए, दिल्ली की गले की हड्डी बन के हमेशा ही रहा है ये बंगाल का क्षेत्र। चाहे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में या फिर मुगलों के समय, वहीं ये दौर रहेगा कि जैसे ही देखेंगे कि मुगल शासक कमज़ोर हो रहा है तो ये बंगाल अपने आप को, यहाँ का जो भी सूबेदार होगा, मनसबदार होगा, ठीक है, सब वो लोग यहाँ पे अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा संबंध है, ठीक है, आज वर्तमान में जो देख रहे हैं बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट का जो भी क्षेत्र है, बंगाल है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम बहुल जो आबादी देखने के लिए मिलेगा। उसका दौर उसी देखेंगे तो 12वीं 13वीं शताब्दी के दौर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जब मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण हो जाएगा। और ख़ासकर उसके दासों में से एक, जिसको आप बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी हुआ करता था। तो अब कहानी वहीं से शुरू होती है यहाँ पे, और वहीं से हमें पूरी तरीके से ओरिजिन मिलेगा इस बंगाल में, अर्थात मुस्लिम शासक कह सकते हैं, मुस्लिम सूबेदार कह सकते हैं, मुस्लिम इक़्तिदार कह सकते हैं। सबका ओरिजिन उस बख्तियार खिलजी से ही मिलेगा। तो यही है बख्तियार खिलजी। देखिए, जब बिहार बंगाल अभियान जब कर रहा था तो उस समय देखेंगे तो बंगाल में बिल्कुल ही एक कमज़ोर वंश यहाँ पे था, सेन वंश आप कह सकते हैं, अंतिम में भी सांसें गिर रहा था। तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी जाएगा और वही नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला सबको नष्ट करते हुए क्या करेगा तो बंगाल और बिहार में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यहीं तक मानने वाला नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिब्बत अभियान भी जाएगा और लौटेगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, और अली मर्दान खां जो इसका ही एक अपना सरदार होता है, इसके द्वारा यहाँ पे हत्या कर दिया जाएगा। अब देखिए, अली मर्दान खां ने हत्या किया और अपने आप को ये स्वतंत्र कर लिया। देखिए, अपने आप को बिल्कुल ये स्वतंत्र कर लिया कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था, चूँकि कहीं न कहीं देखेंगे तो बख्तियार खिलजी का जो संबंध था बिल्कुल ही उस दिल्ली सल्तनत से यहाँ पे जुड़ रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ रहा था। लेकिन ये अपने आप को जब स्वतंत्र घोषित करेगा
तो यहाँ पे एक समस्या इसके साथ आएगी कि जो भी खलजी जो सरदार थे, खासकर जो बख्तियार खिलजी के जो समर्थक लोग थे, इसके सामने यहाँ पे विद्रोह कर देंगे। बेचारा भाग के देखिए कहाँ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से जाके सहायता मांगेगा, क्योंकि पता है इसको कि हमको कुतुबुद्दीन ऐबक ही बचा सकता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको सहायता भी देगा और इसको बंगाल का अपना एक इक़्तिदार बना लेगा। अर्थात बंगाल का क्षेत्र अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट। अब इसके उत्तराधिकारियों द्वारा इस अली मर्दान खां की यहाँ पे हत्या कर दी, बिल्कुल टिट फॉर टैट वाला जैसा मामला आ गया। और यहाँ पे एक नया जो शासक आएगा हिसामुद्दीन ऐबक, ये खिलजी दिल्ली यहाँ पे मैंने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब ये देखिए काफ़ी एक ताकतवर यहाँ पे सुल्तान के रूप में आप ठीक है अपने आप को घोषित करने का प्रयास करता है। सुल्तान का ठीक है खिताब भी धारण करता है, उपाधि भी धारण करता है अपने नाम का, ठीक है, जो खुतबा भी पढ़वाता है, सिक्के भी चलवाता है। तो बहुत यहाँ पे समस्या थी। लेकिन अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो कि उसका दामाद आएगा, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जिन परिस्थितियों में दिल्ली की राजगद्दी को यहाँ पे ठीक है प्राप्त किया था, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ था, ठीक है, बहुत सारे उसके दुश्मन चाहे आंतरिक बाह्य यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो उसी का फ़ायदा उठाया ये हिसामुद्दीन और बंगाल को अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लिया, बिहार अभियान पे निकल पड़ा। अब जैसे ही इल्तुतमिश को लगेगा कि भाई हमारी सारी जो ठीक है प्रशासनिक कुशलता, आंतरिक मामला, बाह्य मामला ठीक है, तो बंगाल का ठीक है अभियान करेगा और गंगा नदी के किनारे बेचारा उसकी सेना को देख के, इल्तुतमिश की सेना को देख के बेचारा डर जाएगा, सरेंडर कर देगा। और देखिए अब चूंकि बिहार के क्षेत्रों पे भी अपना कंट्रोल कर लिया था, तो इल्तुतमिश मानेगा नहीं। और एक मलिक जानी को, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मलिक जानी को यहीं पे बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देगा। लेकिन जैसे ही लौटेगा, देखिए जब तक रहेगा इल्तुतमिश उसकी अधीनता को स्वीकार करेगा, लेकिन जैसे लौटेगा ये हिसामुद्दीन जो एवज है अपने आप को फिर से यहाँ पे स्वतंत्र कर लेगा। अब फिर से मानेगा नहीं। देखिए इल्तुतमिश इसको दंड देने के लिए अपने बड़े पुत्र जो नसरुद्दीन था, बहुत ही योग्य पुत्र था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने बड़े पुत्रों में अगर इल्तुतमिश को देखा जाए तो नसरुद्दीन सबसे योग्य था। इसके बाद से जो योग्यता थी उसकी बेटी में थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो बड़ा पुत्र जो देखिए जो नसरुद्दीन था, ठीक है, ये गया और बेचारा इस हिसामुद्दीन ऐबक को यहाँ पे पराजित किया और इल्तुतमिश ने इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया, अर्थात अपने पुत्र को बंगाल का सूबेदार बना दिया। चूँकि ये जो नसरुद्दीन था इसके पहले अवध का ये सूबेदार हुआ करता, तो अवध से भेज दिए कि जाओ, अवध से बहुत दूरी यहाँ पे नहीं होगी, ये वाला इलाका हो जाएगा अवध का, जाओ और बंगाल के शासक को थोड़ा दंडित करके आओ। 1229 में देखिए बेचारा नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। असमय अल्प आयु में मैंने आप कह सकते हैं कि बेचारा इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई देखिए फिर से बंगाल में विद्रोह शुरू हो जाएगा। मलिक इख्तियारुद्दीन बल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू होगा और खिलजी अमीरों ने फिर से हो हल्ला करने लग गया सब कि नहीं, हमें सेपरेट रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। अब इस बार इल्तुतमिश नहीं मानेगा, खुद जाएगा और यहाँ के विद्रोह को समाप्त करेगा। फाइनली 1230 तक देखेंगे तो बंगाल अभी भी दिल्ली के हाथ से नहीं निकला हुआ था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है तुगरिल खां को। तुगरिल खां देखिए कोई और व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल का निर्माण किया हुआ था, तुर्क के चहलगामी जिसको बोला गया था। उन्हीं तुर्क के चहलगामी सरदारों में से एक जो नाम है तुगरिल खां का भी था। तो तुगरिल खां को अगर देखा जाए तो उसको ठीक है बलबन ने क्या किया था, तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन बलबन भी चाह रहा था कि पूरी तरीके से ठीक है एक निरंकुशता वाली जो शासन प्रणाली हो हमारे, ठीक है, हर तरह से कंट्रोल में यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन तुर्क के चहलगामी बहुत उसके मतलब कार्यों में अड़ंगा भी अड़ा रहा था। तो इसीलिए देखिए बलबन ने रजत व सिद्धांत, ठीक है, केंद्रीकृत व्यवस्था पे बहुत अधिक बल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अब बंगाल का जब सूबेदार इसको नियुक्त करेगा तो यहाँ पे तुगरिल जो खां है देखिए मौका पा के बेचारा अपने आप को देखिए स्वतंत्र कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही स्वतंत्र करेगा बलबन तो मानेगा नहीं। देखिए बलबन क्या करेगा, तो इसको पराजित करेगा, जाके इसके क्षेत्रों को पुनः जीत लेगा। अब एक बलबन का पुत्र होगा बुगरा खां, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, बुगरा खां। बुगरा खां को ठीक है बंगाल का सूबेदार घोषित कर देगा और यही बुगरा खां बंगाल को आगे चल के सेपरेट कर लेगा। चूँकि बलबन अपनी मृत्यु के पश्चात चाहता था कि बुगरा जो खां है, ठीक है, मैंने बंगाल से आके वो दिल्ली की गद्दी संभाले। लेकिन बुगरा खां बिल्कुल ही बंगाल में एकदम रच बस गया था, बिल्कुल बंगाली हो चुका था बेचारा। अब यहीं से देखेंगे तो एक इंडिपेंडेंट बंगाल आपको दिखाई देना शुरू होगा।
अब आगे चल के जब खिलजियों का जब शासन आएगा तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी खुद इतना अपना ठीक है विजय अभियान किया था, लेकिन पूर्व का मैंने पूर्व के क्षेत्रों का बंगाल का विजय अभियान नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुगरा खां था जो कि ठीक है गुलाम वंश से संबंधित रखता था। तो देखिए बंगाल अभियान इसने किया ही नहीं, लेकिन आगे चल के इसी बुगरा खां के वंशजों में से देखेंगे तो एक ऐसा वंश आएगा जिसके ढेर सारे पुत्र होंगे। उसमें एक पुत्र होगा नसरुद्दीन, ठीक है, 5-5 भाई सब होगा। बेचारा आपस में जब दिल्ली के बंगाल के जब सुल्तान को लेकर ठीक है जब राजगद्दी का यहाँ पे प्रश्न आएगा, ठीक है, सुल्तान नहीं कहेंगे, मैंने इक़्तिदार समझिए, ठीक है, तो नसरुद्दीन जो है तुगलक से सहायता मांगेगा। और तुगलक अब देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन जो तुगलक होगा इसको सहायता देगा, लेकिन बदले में क्या करेगा कि पूरा उसके क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में करने के लिए पूरे बंगाल में 3 प्रशासकीय क्षेत्रों में इसको बांट देगा, जैसे कि लखनौती हो गया, सोनार गांव हो गया और सतगांव था। पूरा देखिए बंगाल के एरिया उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था, ताकि प्रशासनिक गतिविधियों को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल का जो क्षेत्र था पुनः दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था देखिए, ठीक है, उसके समय चूंकि उसकी 5-5 असफल नीतियों की वजह से बहुत सारा क्षेत्र सेपरेट होने लगा और उसी में एक बंगाल भी था जो दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः यहाँ पे अलग हो गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन, ठीक है, अली शाह। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया बंगाल से मोहम्मद बिन तुगलक के समय, लेकिन अब इसके हाथ में भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसका एक सरदार होगा, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं इलियास खां, ध्यान रखिएगा इलियास खां। तो इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था अलाउद्दीन अली शाह ने कि अपनी राजधानी लखनौती से इसने पांडुआ यहाँ पे बनाया हुआ, ध्यान रखिएगा लखनौती से पांडुआ, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो एक सरदार था देखिए इलियास खां ने संपूर्ण बंगाल पे अधिकार कर लिया, अर्थात अलाउद्दीन अली शाह बेचारा बूढ़ा हो चुका था, कंट्रोल नहीं कर पाया अपने सरदारों में। अब इलियास खां ने बंगाल के लिए बड़ा शानदार काम किया। बंगाल की जनता ने बिल्कुल ही इस पर ट्रस्ट करने लगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब इस समय देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, बिल्कुल ही एक नया शासक आ चुका था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से रहा नहीं जाएगा और बंगाल के क्षेत्रों पे, ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए देखिए बंगाल पे आक्रमण करेगा। बेचारा असफल हो जाएगा और उस असफलता के पीछे माना जाता है बंगाल की जनता, क्योंकि बंगाल की जनता ने, ठीक है, इलियास खां के विरुद्ध इस तुगलक खां को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। इलियास खां देखिए अब इसका जो पुत्र होगा आगे चल के सिकंदर शाह आएगा, फिर से अब फिरोज शाह तुगलक सिकंदर शाह पे अटैक करेगा कि चलो भाई बाप को नहीं हरा पाए, बेटे को यहाँ पे निपटाएंगे, बंगाल को लेके मानेंगे। लेकिन पूर्णतः देखेंगे तो दोबारा ये आक्रमण करेगा और यहाँ पे दोबारा ये फेल हो जाएगा। अब इसी यहाँ पे सिकंदर शाह के दौरान ध्यान रखिएगा पांडुआ में एक मस्जिद का निर्माण किया गया है जिसका नाम है अदीना मस्जिद। पूछा जा सकता है अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अब शुरू हो जाएगा स्वतंत्र यहाँ पे शासक के रूप में, जैसे कि गयासुद्दीन आजम शाह हो जाएगा। चूंकि अब उसके बाद से देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बाद से चूंकि सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आ जाएगा, ठीक है, जो उनकी पकड़ बहुत ढीली होती है, लगभग पूरब के क्षेत्रों में नाक के बराबर होती है। अब यहाँ पे बंगाल में बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको एक स्वायत्त सत्ता आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन आजम शाह, इसके समय का जो प्रसिद्ध जो कवि हुआ करते थे हाफिज से, ठीक है, ये पत्र व्यवहार करता रहता था, ठीक है, मैंने पत्रों में होता था ना बातचीत करना, तो बड़ा फेमस नाम है हाफिज, ध्यान रखिएगा। चीनी सम्राट के दरबार में माना जाता है कि इसने दूत मंडल भेजा और बदले में चीनी सम्राट ने भी, ठीक है, बहुत सारा गिफ्ट भेजा इसको और अपने भी, ठीक है, दूत मंडल को इसके दरबार में भेजा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे शमसुद्दीन अहमद शाह यहाँ पे है। जौनपुर के इब्राहिम, ध्यान रखिएगा, जो सरकी जो शासक हुआ करते थे, आगे चल के अगला आप देखेंगे जौनपुर जब आएगा तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जब जौनपुर की स्थापना की गई थी तो वहाँ पे सरकी शासकों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था। और वो सरकी जो शासक है यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा जौनपुर का एरिया, उत्तर प्रदेश का। ये लोग बार बार, ठीक है, बंगाल के क्षेत्रों पे अपना, ठीक है, कंट्रोल करने का लोग प्रयास करता था। तो इसी समय देखेंगे तो बंगाल पे ये लोग आक्रमण किया। चीनी दूत मंडल इसके समय भी आया था दरबारी, ठीक है, मतलब चीनी जो दूत मंडल था इसके दरबार में भी सब आया हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रकरुद्दीन यहाँ पे बरबक्सा, ध्यान रखिएगा रकरुद्दीन यहाँ पे बरबक्सा। इसने अपनी जो सेना थी, ध्यान रखिएगा, अरब सैनिकों का यहाँ पे नियुक्त करना शुरू किया। अरब जो सैनिक होते थे काफ़ी वो भी निपुण होते थे, योग्य होते थे, उनको अपनी सेना में इसने भर्ती करना शुरू कर दिया।
ध्यान रखिए, श्री कृष्ण विजय बहुत ही फेमस यहाँ पे बुक के रूप में आप समझ सकते हैं। इसके जो रचयिता थे मालधर भसु को इसने संरक्षण दिया हुआ था रकरुद्दीन बरबक शाह ने। तो एक साहित्य का बहुत अच्छा खासा जो दौर चल रहा था इस बरबक शाह के समय। इसी समय देखेंगे तो कृतिवास के द्वारा, ठीक है, रामायण का बंगला में अनुवाद किया गया और इसी को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। इसके अलावा फरिश्ता के अनुसार बोला भी गया कि सबसे अत्यधिक संख्या में जो अबिसिनियन जो दास थे इसी रकनुद्दीन बरबक शाह के, ठीक है, दरबार में थे। मैंने फरिश्ता तो यहाँ तक बोलता था कि हिंदुस्तान में, ठीक है, सबसे अधिक अगर अबिसिनियाई दासों की संख्या थी तो वो थी यहाँ पे रकनुद्दीन बरबक शाह के यहाँ पे, ठीक है, दरबार में सब हुआ करते थे, जिसमें अच्छा अच्छा पद इसने देना शुरू किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, अपनी उदार नीतियों की वजह से हिंदुओं का काफ़ी फेवरेट शासक भी रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदुओं को काफ़ी ऊंचा ऊंचा पद भी दिया इसने। इसका खुद एक वजीर, देखिए सुल्तान के बाद से कितना इंपॉर्टेंट पद होता था वजीर, एक इसका, ठीक है, विद्वान इसका हिंदू ही हुआ करता था। वजीर का पद एक हिंदू को दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुस्लिम शासकों में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए हिंदुओं को भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कि इसमें दो विद्वान भाई इसी के दरबार में, जैसे रूप और सनातन, मानते थे तो वैष्णव धर्म को, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए देखिए इस अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इन दोनों भाइयों को खलीफतुल्ला की उपाधि दिया हुआ था। तो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि खलीफतुल्ला की उपाधि किन लोगों को यहाँ पे दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। कृष्ण का यहाँ पे अवतार भी बोला गया और कृष्ण का अवतार बोलने वाली यहाँ पे कोई और नहीं है बल्कि बंगाल की जनता है, क्योंकि इसकी धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित होकर इसको कृष्ण का अवतार बोला गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं नृपति तिलक भी बोला गया, जगत भूषण, बहुत सारी इसको उपाधियाँ भी यहाँ पे दी गई। लेकिन फाइनली देखेंगे यहाँ पे तो जौनपुर का जो सरके जो सुल्तान है, आगे चल के देखेंगे कि जब लोदियों का जो वर्चस्व शुरू होगा, लोदियों जब अपना साम्राज्य विस्तार करेगा तो जौनपुर का सरकी शासक वहाँ से खदेड़ेगा। तो खदेड़ के, ठीक है, वो सब आएगा और यहीं पे बंगाल पे यहाँ पे जाकर सनोर लेगा। तो आगे चल के जौनपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोदियों का यहाँ पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसी के समकालीन माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैष्णव धर्म से प्रभावित आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म के एक पार्ट के रूप में चैतन्य महाप्रभु। जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो जब भक्ति का जब, ठीक है, पूरी तरीके से जब बयार आप कह सकते हैं ना, मैंने हवा जब एक लहर जब दौड़ेगी दक्षिण से उत्तर में, तो बहुत सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, खासकर उत्तर भारत में। तो अगला टॉपिक देखिए हम लोग आने ही वाला है। अब भक्ति आंदोलन ही में भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का ये समकालीन था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नुसरत शाह, 1519 से लेकर 1532 तक। इसी के समय माना जाता है कि देखिए चूंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ऑलरेडी 1526 में हो चुका था। और बाबर जब अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति को, ठीक है, लागू करते हुए जब पूरब की तरफ अभियान करेगा तो ये बंगाल पे भी अटैक करेगा और घाघरा का युद्ध होगा। बहुत फेमस डेट है, ध्यान रखिएगा, 6 मई 1529 को इस नुसरत शाह को बाबर के द्वारा पराजित कर लिया जाएगा और फाइनली बंगाल के क्षेत्र को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अंग बना लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसने किया था तो गौड़ में, बंगाल में एक जगह है गौड़ में, ठीक है, सोना मस्जिद था, कदम रसूल मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, इस नुसरत शाह के द्वारा। तो देखिए फाइनली होता है ना, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जाके, ठीक है, कहीं न कहीं बड़ी नदियों में मिल जाएगी, बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाएगी। तो कुछ यही हाल हो रहा है। सारे ही क्षेत्रों को आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इसका विलय देखेंगे तो अंतिम रूप में मुगलों के समय यहाँ पे हो जाएगा। मुगल लोग अपना पूरी तरीके से साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत इन सबको यहाँ पे अपने एक अंग बना लेगा। काशीराम इसी के यहाँ पे ध्यान रखिएगा समकालीन है, बहुत फेमस नाम है काशीराम, प्रीलिम्स से पूछा जाता है। प्रथम बंगला भाषी, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने महाभारत की रचना किया था। तो इसी नुसरत शाह के यहाँ पे समकालीन है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जौनपुर। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही एरिया है जौनपुर का, उत्तर प्रदेश का, देख पा रहे हैं यहाँ पे जौनपुर का एरिया यही है, ठीक है, देख पा रहे हैं। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गए, अपना साम्राज्य एक्सपेंड करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए जौनपुर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे लाया गया, क्योंकि इसका जो चचेरा भाई था मोहम्मद जौना खां की जब मृत्यु हो गई, ये जौना खां कोई और नहीं है बल्कि MBT है, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तो उसी की स्मृति, उसी की याद में इसने एक नगर की स्थापना की जिसको बोला गया जौनपुर, ध्यान रखिएगा जौनपुर।
अब यहाँ पे जो जौनपुर है, ध्यान रखिएगा, सरकी साम्राज्य की एक राजधानी के रूप में स्टेबलाइज हुआ। कैसे हुआ, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, कौन कौन शासक यहाँ पे आए हैं ये भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जौनपुर के सरकी शासक माना जाता है कि देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम जिसने स्थापना किया यही था ख्वाजा जहां, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा जहां। इसको ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा ट्रांसजेंडर, ठीक है, कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है, ठीक है। 1394 में, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसको मलिक सरवर बनाया। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसको मलिक सरवर, इसका जो मूल जो नाम था मलिक सरवर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ का, ठीक है, सूबेदार वगैरह इसको बना दिया था जौनपुर का। लेकिन यहाँ पे समझना है कि सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय, माना जाता है सुल्तान मोहम्मद शाह जो द्वितीय था, देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की तरफ का शासक था और इसने इसको उपाधि दिया था मलिक उस सर्क, अर्थात पूर्व को सिराज, और ख्वाजा जहां की इसको, ठीक है, उपाधि प्रदान किया हुआ था। अब देखिए क्या हो रहा है, तो 1399-98 में देखिए तैमूर लंग का आक्रमण हो जाएगा और उस समय तो चूंकि फिरोज शाह तुगलक रहेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो तैमूर का जब आक्रमण होगा ना, तो दिल्ली में जो एक अव्यवस्था का जो दौर था उसी का इसको फायदा मिलेगा, इस ख्वाजा जहां को, अर्थात इस मलिक सरवर को, और अपने आप को बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट, माने बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लेगा और स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किया। तो सरकी जो कोई, ठीक है, अलग कोई कम्युनिटी नहीं है, बल्कि एक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक उपाधि के रूप में देखिए यहाँ पे मलिक उस सर्क, ध्यान रखिएगा, मलिक उस सर्क, इसी सर्क से ये बन गया सरकी राज्य की यहाँ पे स्थापना हो गई। अब देखिए इसी का, ठीक है, आगे चल के कुछ शासक आएंगे, जैसे कि इब्राहिम शाह सरकी है यहाँ पे। ये कला एवं साहित्य का प्रेमी था और इसी के समय माना जाता है कि जौनपुर मुस्लिम विद्या का यहाँ पे पूरी तरीके से केंद्र हो गया, अर्थात भारत का सिराज कहा जाता है, देखिए, ठीक है, जौनपुर को। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था, कला साहित्य को यहाँ पे बल दिया गया और इसने उपाधि धारण किया सिराज हिंद की। इसने अटाला मस्जिद, ध्यान रखिएगा, शिल्प विद्या के एक यहाँ पे शैली है, देदीप्यमान नमूने के रूप में यहाँ पे, ठीक है, जो खड़ी थी, इसी के काल में यहाँ पे पूरी हुई अटाला मस्जिद। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, अटाला मस्जिद। इसके अलावा अब नेक्स्ट यहाँ पे जो, ठीक है, शासक आएगा हुसैन शाह सरकी। बहलोल लोदी ने, ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी जब आके चल के लोदियों का जब विस्तार होगा तो यही जो था बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब वहाँ का जो शासक था हुसैन शाह सरकी, यही भाग के, ध्यान रखिएगा, कहाँ गया था, तो बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पे गया हुआ था। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कश्मीर। देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे कश्मीर। यहाँ पे कश्मीर के अगर इतिहास की बात करें तो अभी देखिए काफ़ी चर्चा में है द कश्मीर फाइल मूवी को लेके। तो कश्मीर का जो इतिहास है ना, इतिहास में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो उसमें बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेकिन अब देखेंगे कि 12वीं 13वीं शताब्दी के दौर में, चूँकि अगर उसके पहले भी अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत में अटैक हुआ, लेकिन वो हिंदुशाही जो राजवंश का जो ठीक है जो क्षेत्र था बिल्कुल माने उत्तर पूर्व के तरफ यहाँ पे बिल्कुल सिमट रह गया, ऊपर बहुत अधिक जा नहीं पाया। लेकिन आगे चल के देखिए महमूद गजनवी का भी अटैक होगा, मोहम्मद गोरे का भी आक्रमण होगा। क्योंकि महमूद गजनवी तो बिल्कुल ही एक लुटेरा के रूप में स्टेबलाइज हुआ है भारत में, तो उसने भी बहुत हद तक प्रयास किया कि कश्मीर के सारे क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में करने का। हालांकि बहुत सारे मंदिरों को लूटा गया, नो डाउट, लेकिन कश्मीर की भौगोलिक लोकेशन ऐसा था कि उन मुस्लिम शासकों के द्वारा इस कश्मीर में, ठीक है, मैंने पूरी तरीके से सब कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाया। लेकिन आगे चल के जब मंगोलों का आक्रमण होगा तो देखेंगे कि मंगोल लोगों के द्वारा धीरे धीरे इन सारे ही क्षेत्रों में देखेंगे तो एक धर्मांतरण की प्रक्रिया से लोगों को गुजारा जाएगा। अधिकतर लोगों को यहाँ पे कन्वर्टेड मुस्लिम बनाया जाएगा और फिर एक दौर चलेगा कि इन कश्मीर के क्षेत्रों में भी पूरी तरीके से, ठीक है, मुस्लिम शासकों का यहाँ पे वर्चस्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1301 में देखेंगे तो सुहाव देव ने यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदू राजवंश की इसने स्थापना किया हुआ था। लेकिन लंबे समय तक चला नहीं। माना जाता है कि इसी का एक मंत्री था 1339 के आसपास देखेंगे तो शाह मिर्जा, इसको शाह मीर भी बोला जाता है। इसके जो मंत्री था मुस्लिम वंश, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम वंश, ठीक है। तो अब इसने मुस्लिम वंश की स्थापना कर दिया था। अब यही जो मुस्लिम वंश है आगे चल के देखिए इसी के नाम से जाना गया, शाह मीर वंश के नाम से यहाँ पे जाना गया। ये न्याय तथा निष्पक्षता को पूरी तरीके से आधार बना कर चल रहा था। चूँकि एक अच्छा शासक के रूप में स्टेबलाइज हुआ, न्याय तथा निष्पक्षता, देखिए कितना शानदार चीज़ है। चूँकि एक वहाँ पे अभी भी बहुसंख्यक आप देखेंगे तो हिंदू लोग काफ़ी अच्छे खासे मतलब मात्रा में यहाँ पे मौजूद थे।
सामंतवादी व्यवस्था को इसने समाप्त किया और हिंदू और मुसलमान देखिए सेना जो जो नायक थे, ठीक है, दोनों को यहाँ पे हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, ठीक है, उनको इकताए जो था, बड़ा बड़ा जो पद हुआ करता था, सबको दिया। तो कुल मिलाकर धार्मिक सहिष्णुता की नीति पे चलने का प्रयास कर रहा है। तुर्की शासन व्यवस्था को भी इसने प्रचलित किया। तो अभी तक देखिए कश्मीर में यही दौर यहाँ पे चल रहा है। अब उसके बाद से देखिए कश्मीर के कुछ शासक हैं। अब इसी शासकों में कुछ देखेंगे तो कुछ शासक ऐसे आएंगे जो बहुत ही असहिष्णु किस्म टाइप के हैं। जैसे कुछ ऐसे शासक आएंगे जिसमें लगेगा कि काश कि मैंने कितना शानदार वो टाइम है, जैसे कि जैनुल आबदीन का नाम आता है, ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं शिहाबुद्दीन, ठीक है। लगभग टाइम पीरियड है 1356 से लेकर 1374 तक। वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया तो संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना किया और शासन का इसने पुनर्गठन कर लिया। अर्थात जो भी लॉ एंड ऑर्डर पूरा जो क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों पर इसने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद सबसे खतरनाक शासक आएगा यही सिकंदर शाह। टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको याद भी नहीं करना है टाइम पीरियड, बस क्रम आपको ध्यान रखना है। सिकंदर शाह, ठीक है, मैंने इसी के शासनकाल में आप देखेंगे तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। और आपको पता है कि जब जब तैमूर पे, ठीक है, मैंने जब तैमूर लंग के द्वारा जब भारत पे जब आक्रमण किया गया तो कैसे वो फैजाबाद होते दिल्ली पे एंट्री किया। और फिर जब दिल्ली से वापस गया तो जो भी इलाका था, इधर मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, कश्मीर तक के क्षेत्रों को जो भी मंदिर थे उनको लूटते गया। तो उस समय देखिए कोई शासक और नहीं था, सिकंदर शाह ही था। बेचारा रोक नहीं पाया उसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शासन का तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया हुआ था। ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मुहम्मद, ठीक है, हमदानी इसी के समय माना जाता है कि कश्मीर आया हुआ था और उनके स्वागत के रूप में यहाँ पे खानकाह का निर्माण कराया था। खानकाह एक ऐसा जगह होता था, आगे आप जानेंगे खानकाह के बारे में जब सूफी आंदोलन जब पढ़ेंगे। तो धर्म प्रचार प्रसार के लिए जैसे कि बौद्ध धर्म में मठ होता है, वैसे ही सूफियों को मैंने प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, एक खानकाह होता है, ठीक है। सती प्रथा पर इसने रोक लगा दिया था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं सुहा भट्ट ब्राह्मण, बहुत ही फेमस नाम है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सुहा भट्ट ब्राह्मण इसका प्रधान सेनापति हुआ करता था और इसका मुख्य परामर्शदाता हुआ करता था। लेकिन इतना ही सुहा भट्ट जो ब्राह्मण था इस सिकंदर शाह के प्रभाव में आ गया कि उसने अपना धर्मांतरण करवा लिया, अर्थात इस्लाम धर्म में पूरी तरीके से अपना कन्वर्जन करवा लिया। अब यहाँ पे गैर मुसलमान पर अनेक अत्याचार होने यहाँ पे शुरू हो गया। इसी सिकंदर शाह के समय देखेंगे, जैसे कि फरिश्ता ने लिखा हुआ है कि सुहा भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान हिंदू मुस्लिम बन जाएं और जो इस्लाम धर्म स्वीकार न करें वे घाटी से निकल जाएं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। आज जो मूवी है इसी मुद्दे पे बना हुआ है। देखिए, मंदिर यहाँ पे नष्ट किया गया, सोने चांदी की मूर्तियाँ शाही टकसाल में गलाकर, टकसाल होता है मुद्रा, जहाँ पे, ठीक है, मुद्रा की छपाई होती है, जैसे उस समय सिक्के वगैरह बनते थे, फैक्ट्री टकसाल के रूप में मौजूद होता था। और यहाँ पे देखिए उनको सिक्कों में यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया। अब यहाँ पे इसका जब पुत्र आएगा, देखिए सुल्तान जैनुल आबदीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इसी को कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है। इसको हर एक पॉइंट है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न आता है यहाँ से। तो सुल्तान जैनुल आबदीन, इसके पिता है सिकंदर शाह, लेकिन बिल्कुल ही आप देखेंगे तो इसकी जो नीतियाँ थी, जहाँ इसके, ठीक है, पिता की नीति बिल्कुल ही कट्टर धर्मांत नीति टाइप का था। कितना देखिए कितना सारा मंदिरों को तोड़ा उसने, जबरदस्ती हिंदुओं को, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन कराया गया, कश्मीर से निकाला गया। तो यहाँ आपको समझना है कि बिल्कुल जो इसकी नीति है उल्टा है अपने पिता की, अर्थात उदार है, जन कल्याणकारी कार्य करने वाला है, सहिष्णुतावादी नीतियों का ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। और इसने जो भी विनष्ट हिंदू मंदिर था दोबारा इसने पुनः निर्माण करने का प्रयास किया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाला गया उनको ये वापस लाने का भी प्रयास किया। देखिए उस समय भी निकाला गया था, ठीक है, स्वदेश आने के लिए इसने प्रेरित किया। जजिया कर जो लगाया गया था ब्राह्मणों पे वो हटा दिया, गो हत्या निषिद्ध कर दिया। और तो और देखिए यहाँ पे सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया, चूँकि हिंदू जो भावनाएं थे उस समय मैंने धार्मिक मामला था यहाँ पे आहत हो रही थी, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। सती प्रथा वगैरह फिर उस समय यहाँ पे चालू हो गया। ये कश्मीर फारसी, संस्कृत, अरबी सारे ही भाषाओं का एक विद्वान भी हुआ करता था। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुतुबुद्दीन उपनाम ध्यान रखिएगा, कुतुब उपनाम
के नाम से यहाँ पे फारसी में कविताएं लिखता था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुलरुखी नाम से कौन कविता लिखता था, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, कुतुब उपनाम फारसी में, ठीक है, कविताएं लिखता था, मैंने कुतुबुद्दीन उपनाम से, ठीक है, खुद के द्वारा लिखता था। शिकायतनामा इसने, ठीक है, ग्रंथ की इसने रचना भी किया। और इसी के आदास पे, मैंने इसी के परमिशन पे, इसी के ऑर्डर पे यहाँ पे महाभारत एवं राज तड़िंगरी जैसे पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी किया। और संगीत प्रेमी जो, ठीक है, ग्वालियर का राजा भी हुआ करता था, इतना एक ग्वालियर का राजा इससे मैंने खुश हो गया कि भाई बहुत अच्छा संगीत का, ठीक है, संरक्षकर्ता के रूप में मौजूद है। तो 2 दुर्लभ संस्कृत संगीत जो ग्रंथ है इस शासक को अर्थात जैनुल आबदीन को भेजा। उपाधि देखिए, कश्मीर के लोगों ने उसे वुड शाह माने महान नरेश की उपाधि धारण, माने महान नरेश की जो उपाधि दी इसको, और उदार नीतियों के कारण ही इसको, ठीक है, वर्तमान में कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था बिल्कुल ही इसकी माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जैसा थी, और इसीलिए कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी बोला जाता है इसको। और उलर झील में देखिएगा जैन लंका, ध्यान रखिएगा, जैन लंका नामक द्वीप का भी इसने निर्माण कराया। हर एक पॉइंट देखिए प्रीलिम्स में पूछा जाता है। बड़े पुत्र को इसने देश से निकाल दिया। बड़ा पुत्र इसका बहुत ही, मतलब समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक कट्टर टाइप का था। तो देखिए अपने पुत्र को निकाल दिया अपनी प्रजा की हितों को ध्यान में रखते हुए। तो भाई ऐसे शासकों को फिर बिल्कुल ही यहाँ पे एक लीजेंड कैटेगरी में रखना बिल्कुल यहाँ पे उचित होगा। आगे चल के इसके उत्तराधिकारी बिल्कुल यहाँ पे अयोग्य हैं, उतना, ठीक है, इसके जैसे यहाँ पे योग्य नहीं होंगे। और उस समय तक देखेंगे तो लगभग दिल्ली में एक बहुत बड़ी शक्ति आ चुकी है, मुगल, ठीक है। तो 1586 के आसपास देखेंगे यहाँ पे, तो मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए इसका भी विलय पूरी तरीके से मुगलों के अंडर कंट्रोल में हो गया। तो 3 हमने देख लिया, देखिए बंगाल देख लिया, जौनपुर देख लिया, कश्मीर देख लिया। अब चौथे नंबर में देखिए मालवा का क्षेत्र, ठीक है, यही है, देखेंगे मालवा का क्षेत्र। यहाँ पे थोड़ा मैं जूमिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे पूरा पूरा मालवा का क्षेत्र आप देख रहे हैं। देखेंगे ध्यान से तो, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों का एक बहुत जो बड़ा भाग है इस मालवा के क्षेत्र पे होता है। बिल्कुल पठारी इलाका है, लेकिन अपने भौगोलिक लोकेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग, ये मालवा का क्षेत्र बिल्कुल इसको सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए मालवा का जो राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का क्षेत्र था, 1305 में देखिए आपको ध्यान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मालवा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बहुत लंबे समय बाद, देखिए लगभग 100 साल बाद 1401 में वहाँ पे एक व्यक्ति होगा हुसैन खां गौरी जिसको बोला गया, ठीक है। जब दिल्ली में जब तैमूर लंग का जब आक्रमण था, तहस नहस हो रहा था, तो एक तरफ देखिए उधर जौनपुर वाला सब सेपरेट हो गया, यहाँ पे मालवा भी अपने आप को सेपरेट कर लेगा हुसैन खां गौरी के नेतृत्व में। और बड़े मजे की बात, जो भी ये लोग सेपरेट कर रहा है ना, ये लोग उनके ही सूबेदार है जो कभी दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, इसको दिलावर खां की उपाधि दिया हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे जिंदा था। राजधानी इसने अपना धार बनाया हुआ था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं जिससे कि आपको पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अल्प खां, इसको हुसंग शाह भी बोला जाता है। 1406 में ध्यान रखिएगा दिलावर खां का महत्वाकांक्षी पुत्र हुआ करता था। ये वही दिलावर खां है जिसने, ठीक है, मालवा को स्वतंत्र किया था, माने इंडिपेंडेंट एक संस्थापक रूप में जाना जाता था। तो दिलावर खां जो दिया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इस उपाधि को यहाँ पे दिया गया था, उपनाम को दिया गया था, ठीक है, पद के रूप में दिया गया था। तो यहीं चल के देखिए आगे चल के इसका पुत्र मालवा का शासक बनेगा जिसका नाम है अल्प खां, और या फिर हुसंग शाह भी से बोला जाता है। 1407 में देखिए गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या किया, तो इसको बंदी बना लिया। सोचिए, अल्प खां हुसंग शाह को बंदी बना लिया और मालवा पर अधिकार कर लिया किसी तरीके से, जैसे तैसे, ठीक है, मैंने उस बंदी गृह से, यहाँ पे जेल से बेचारा मुक्त हुआ और अपनी राजधानी धार से मांडू कर लिया। ध्यान रखिएगा, धार से मांडू कर लिया, ना गुजरात की तरफ रहेंगे ना फिर यहाँ पे हमको, ठीक है, इस तरह का गतिविधियों को करना पड़ेगा। तो मांडू, ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो थोड़ा उत्तर प्रदेश का एरिया की तरफ, हड़प्पा काल वगैरह में, ठीक है, मांडा वगैरह का क्षेत्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। हिंदुओं के प्रति इसने भी सहिष्णुता की नीति अपनाई। अनेक हिंदुओं को इसने बसने के लिए अपने यहाँ प्रोत्साहित किया। और जैनियों की सहायता से, चूँकि जैन लोग उस समय काफ़ी देखेंगे तो वो जो अभी दौर चल रहा है 14वीं-15वीं शताब्दी का जो दौर चल रहा है, बिल्कुल ही बुद्ध जैन एक ट्रेडिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। व्यापार, जैनियों में तो आज भी बहुत अधिक ट्रेड होता है, देखिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक व्यापारी व्यक्ति था नर, ठीक है, देव सोनी, जैन व्यक्ति था, बहुत फेमस व्यापारी था उस जमाने का।
ये इसका खजांची और सलाहकार हुआ करता था। देखिए, इसके बाद से इसका जो ठीक है गुरु था, अर्थात जिसका शिष्य था, सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन। ध्यान रखिएगा, शेख बुरहानुद्दीन। अब जितना भी सूफी संत आ रहा है ना चिश्ती सिलसिला में, जब आप देखेंगे, जब टॉपिक आने ही वाला है सूफी आंदोलन, तो सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। 1435 में माना जाता है कि इसने नर्मदा नदी के तट पे ही होशंगाबाद नगर की इसने स्थापना किया था। और अगला शासक आएगा महमूद खलजी प्रथम। सर्वाधिक माना जाता है कि ये मालवा के ठीक है मतलब संपन्न शासकों में से एक था, क्योंकि इसका अधिकांश जीवन देखिए युद्ध करने में बीत गया। बड़ा अच्छी बात यहाँ पे लिखता है फरिश्ता कि इस तरह शिविर उसका घर बन गया था और मैदान उसके लिए आरामगाह था। वह अपने फुर्सत के पल दुनिया के विभिन्न राज दरबारों के इतिहासकारों और संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने पिता के समय से ही महमूद खलजी जो प्रथम था युद्ध वगैरह में भाग लेने यहाँ पे लगा हुआ था। और इसका कट्टर दुश्मन जो बन के आया, मेवाड़ का शासक, ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा। बहुत फेमस नाम है राणा कुंभा। माना जाता है कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में अब दोनों अपना अपना दावे मतलब ठोकते हैं, ठीक है, कि भाई हमने जीता, हमने जीता। दोनों शासकों ने विजय का यहाँ पे दावा किया और दोनों ने अपना एक सिंबॉलिक रूप भी दिया। जैसे कि राणा कुंभा ने क्या किया, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवा लिया कि भाई इस लड़ाई में हमने जीता। अब दूसरा जो शासक है यहाँ पे, ये भी कम नहीं रहेगा, ठीक है, महमूद खलजी भी कम नहीं रहेगा। मांडू में 7 मंजिल वाला, ध्यान रखिएगा, स्तंभ बनवाएगा। मांडू में 7 मंजिल वाला स्तंभ बनवाएगा और ये मतलब इसको बोलेगा कि हमने, ठीक है, राणा कुंभा को यहाँ पे हरा दिया। मांडू में इसके अलावा ये चिकित्सालय भी बनवाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महमूद खलजी। और आवासीय महाविद्यालय की स्थापना करेगा, जो कि ऐसे प्रश्न बार बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे शासक आ रहा है गयासुद्दीन, ठीक है। इसने मांडू में एक जहाज का महल बनवाया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, प्रश्न बहुत फेमस है कि जहाज का महल किसने बनवाया था, तो गयासुद्दीन ने बनवाया हुआ था। अब उसके बाद शासक आएगा महमूद द्वितीय, यहाँ पे करके आएगा। 1511 में आएगा, विषम परिस्थितियों में सुल्तान बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ही अपने जो कम्युनिटी के जो लोग थे इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है, अपना विश्वास पात्र इसने चंदेरी का शासक, बहुत फेमस नाम है मेदिनी राय, ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय को इसने अपना वजीर नियुक्त किया। एक मुस्लिम शासक, फिर से एक हिंदू, समझ रहे हैं ना, हिंदू व्यक्ति को जिसका नाम है मेदिनी राय को अपना वजीर बनाएगा। 1531 में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा, उस समय पुर्तगालियों का आगमन बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है। बहादुर शाह के द्वारा इस मालवा को गुजरात में मिला लिया गया, अर्थात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मालवा का विलय गुजरात में हो गया। अब गुजरात का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, मालवा वाला इलाका सब यहाँ पे हो जाएगा, गुजरात के अंडर कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए छोटा सा क्षेत्र है खानदेश। खानदेश को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। यही जो एरिया है देख रहे हैं ना, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा खानदेश। इसके ऊपर जस्ट मालवा है, यहाँ पे गुजरात है, ये है गोंडवाना है यहाँ पे, ठीक है, ये गोलकुंडा का एरिया है, तो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे खानदेश की आप लोगों ने भौगोलिक लोकेशन को देख ही लिया। महाराष्ट्र के माना जाता है कि लगभग उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ही ताप्ती नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहीं पे है, स्टेबलाइज है, ठीक है। 1399 में माना जाता है कि इसकी भी स्थापना हुआ मलिक राजा फारूकी के द्वारा। आप 1399 का दौर समझ रहे हैं ना, तैमूर लंघाया हुआ है, ठीक है। तो जिसको भी मौका मिल रहा है सब मौके पे चौके लगा रहा है यहाँ पे। इसने जो वंश की स्थापना किया था, फारूकी वंश की स्थापना किया था, और राजधानी इसने बनाया था बुरहानपुर। असीरगढ़ किला इसी के इलाके में था, अर्थात खानदेश में ही बहुत ही फेमस किला है असीरगढ़। गूगल में सर्च मारिएगा, शक्तिशाली सैनिक अड्डा उस समय हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट शासक आएगा आदिल खान द्वितीय। इसने गोंडवाना और, ठीक है, गढ़मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुत्व स्थापित किया था। तो यही है, देखिए गोंडवाना वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा गढ़कटंगा। आगे चल के जब मुगल पढ़ेंगे तो उसी गढ़कटंगा से एक बहुत ही, ठीक है, एक शक्तिशाली आप कह सकते हैं कि, ठीक है, हिंदू जो, ठीक है, शासिका के रूप में वो उभरेगी, जो कहीं न कहीं देखेंगे तो अकबर को टक्कर देते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो प्रभुसत्ता को इसने स्थापित किया। इसने भी यहाँ पे कुछ उपाधि धारण किया। सभी सुल्तानों ने यहाँ पे माना जाता है कि खान की उपाधि धारण की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, खानदेश नाम ही है खानदेश, ठीक है। अर्थात फारूकी साम्राज्य को खानदेश बोला गया क्योंकि जनरली सभी सुल्तानों ने, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण की, खान की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको खानों का देश यहाँ पे बोला जाता है। 100 देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी,
ठीक है, लगभग माना जाता है कि इसको, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 1560 के आसपास, ठीक है, 1560 के आसपास, ठीक है, अकबर ने, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1560 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इस डेट को आप करेक्शन कर लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे जो डेट होगा ध्यान रखिएगा 1599, ठीक है, 1599 के आसपास, ठीक है, अकबर ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात इस खानदेश को। तो इसका भी मामला तमाम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, इस क्लास का आप कह सकते हैं टॉपिक के रूप में मौजूद है गुजरात। देख पा रहे हैं यही इलाका है, यहाँ पे गुजरात वाला जो एरिया है। 1297 में ऑलरेडी आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रायकरण था, जो गुजरात का शासक हुआ था, ठीक है, इसको पराजित किया था और गुजरात के क्षेत्रों को अपने में यहाँ पे मिला लिया था। लेकिन 1391 में जो इसका जो अंतिम जो सूबेदार था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिसका नाम था जफर का, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की अधीनता यहाँ पे त्याग दी। क्योंकि जैसे ही देखिए दिल्ली सल्तनत से फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे हटेगा तो उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के द्वारा, ठीक है, उस व्यवस्था को बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो लोग चला नहीं पाएगा और 1399 के आसपास तैमूर लंग का आक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ वही दौर है, देख पा रहे हैं 1390-91 का दौर है या फिर 1399 का दौर है, जो जनरली दिल्ली सल्तनत से सारे के सारे जो सूबेदार हैं यहाँ पे कट रहे हैं। इसने उपाधि धारण किया, मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण किया और इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया जिसका नाम है, ठीक है, गुजरात। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे कि अहमद शाह प्रथम करके हैं। गुजरात का वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, तो अहमदनगर की स्थापना किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर की स्थापना किसने किया था, तो अहमद शाह प्रथम के द्वारा। देखिए सारा जो नाम है, जौनपुर, आगरा, ठीक है, सब उसी समय यहाँ पे मुस्लिम शासकों के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अहमदनगर में ही वहाँ पे एक, ठीक है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाएगा। ध्यान रखिएगा, तो जामा मस्जिद एक नहीं है, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई सारे जामा मस्जिद हैं। दिल्ली में जो सबसे फेमस है, जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। मालवा के शासक देखिएगा, हुसंग शाह को भी पराजित करेगा। यही वही हुसंग शाह है, आपको याद होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर बाद मैंने, ठीक है, मालवा को आपको पढ़ाया हुआ था। इसको अपनी राजधानी बनाई। मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया और अब मालवा को इसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। हिंदुओं पर यहाँ पे इसने जजिया कर लगाया और इस्लामी और गुजराती के जैन स्थापत्य कला का, चूँकि गुजरात में जैनियों की संख्या अच्छी खासी, ठीक है, उस समय मौजूद थी, आज भी है, तो उनका जो मिला जुला जो कला का जो स्वरूप था, देखिए उससे अनेक भव्य मस्जिद हो गया, खानकाह हो गया, मदरसा हो गया, इन सब का ये अहमद शाह प्रथम के द्वारा निर्माण भी कराया जाएगा। और अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा, इसी के समय मिस्र के विद्वान बद्रुद्दीन दमादनी, ध्यान रखिएगा, बद्रुद्दीन दमादनी गुजरात यात्रा का मैंने आया हुआ था। और बहुत ही मैंने, अब समझ रहे हैं ना, बाहर का व्यक्ति आ रहा है किसी के दरबार में तो हमेशा उस शासक की बढ़ाई मैंने करेगा, बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो कुछ यही बातें, ठीक है, इसके बारे में कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे शासक आ रहा है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, इसको करीम या दयालु की उपाधि भी यहाँ पे, ठीक है, दिया जाता है, क्योंकि इसने भी लोक कल्याणकारी हितों के लिए, हिंदुओं के लिए खासकर मैंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपना के भी चलने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शासक आएगा महमूद बेगड़ा। बहुत फेमस नाम है महमूद बेगड़ा। देख पा रहे 1459 से लेकर 1511। अब आपको ध्यान होगा कि 1498 के आसपास पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आ चुका है और 1502-3 तक आते आते पुर्तगालियों की अच्छी खासी जो संख्या है भारत में आके बसना रचना सब शुरू हो गया है। तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है क्रॉस और क्रेसेंट का बीच का युद्ध। क्योंकि क्रॉस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ईसाइयों का धार्मिक सिंबल के रूप में मौजूद होता है क्रॉस का साइन, और दूसरा जो क्रेसेंट का जो साइन है देख पा रहे हैं अर्धचंद्रकार जो, ठीक है, चीज़ है। तो ये बिल्कुल इस समय ईसाई और मुस्लिमों के बीच देखेंगे तो एक लंबे समय तक यहाँ पे युद्ध चलना शुरू हो जाएगा। खासकर गुजरात से तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है गुजरात का। भौगोलिक स्थिति को लेकर बात करें तो गुजरात में मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी थी। व्यापार में पूरा उनका एक अधिकार होता था जो पूरे भारत में वस्तुओं की सप्लाई होती थी, लेकिन उनको मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर मिल गया पुर्तगालियों के रूप में, जिसकी वजह से बार बार देखेंगे तो समस्या आती ही आती थी। इसके द्वारा मुस्तफाबाद नगर की स्थापना किया गया। मिस्र का सुल्तान ध्यान रखिएगा कनसवा, ठीक है, अल गौरी के साथ मिलके, क्योंकि मिस्र वगैरह से काफ़ी अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, तो जब पुर्तगालियों के द्वारा इनके व्यापार को डैमेज किया जाने लगा तो दोनों ने मिलकर माना जाता है कि पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को दबाने का प्रयास किया। लेकिन पुर्तगाली एक नौसेना शक्ति थी, ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी ब्लू वाटर की पॉलिसी को आधार बना के चल रही थी। तो फिर पुर्तगालियों ने, ठीक है, इनको ही बहुत अधिक हद तक डैमेज किया।
इसके अलावा फारस, तुर्की, मिस्र आदि देशों के साथ इसने घनिष्ठता यहाँ पे कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। आगे चल के पुर्तगालियों में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुर्तगालियों ने कैसे एक बड़ी शक्ति मिस्र, ठीक है, या फिर गुजरात या फिर तुर्की, सारे ही नौसेना मिल के ये लोग पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन पुर्तगाली लोग इस सबको पराजित कर देगा। इस काल के यात्री बारबोसा तथा बार्थेमा थे, और ये कोई और नहीं है, देखिए बारबोसा, बार्थेमा सब ये पुर्तगाली यात्री थे। इसके अलावा चंपानेर के निकट एक विशाल इसने बाग का निर्माण किया, जिस बाग का नाम है बाग ए फिरजौस। ध्यान रखिएगा, बाग ए फिरजौस, स्वर्गीय उपवन के रूप में इसको जाना जाता है। संस्कृत के विद्वान कवि उदयराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके दरबारी कवि थे, और उसी की प्रशंसा में, अर्थात जो दरबारी कवि था उदयराज, चूंकि अब दरबारी कवि था किसका, ठीक है, खुद शासक का दरबारी कवि था, तो उसके लिए एक मैंने होता है ना प्रशस्ति टाइप का बढ़ा चढ़ा के लिखना, तो महमूद रचित नामक काव्य के इसने रचना भी किया, उदयराज ने किया। इसने द्वारका को फतह किया, द्वारका के क्षेत्रों को जीता। अब यहाँ पे इस समय का अंतिम शासक आएगा गुजरात का बहादुर शाह। बहुत ही आप कह सकते हैं बूढ़ा बेचारा हो चुका था, ठीक है, लेकिन बहुत ही योग्य शासक माना जाता है। इसके समय गुजरात की शक्ति बिल्कुल ही अपने चरम लेवल पे था, अपनी पराकाष्ठा पे था, और 1531 के आसपास देखेंगे तो पुर्तगाली जो गवर्नर था नूनो दी कन्हा, ध्यान रखिएगा, नूनो दी कन्हा गुजरात के शासन द्वीप पर यहाँ पे आक्रमण यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। हमेशा देखेंगे ना पुर्तगाली और इस गुजरातियों के बीच देखेंगे तो हमेशा ही मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो छोड़ना नहीं चाह रहा था ये भी। बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगाली नौसेना को दीव में पराजित भी किया, और आगे चल के देखिए हुमायूं द्वारा गुजरात पर यहाँ पे आक्रमण भी किया गया, क्योंकि हुमायूं के कुछ जो विरोधी आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको शरण दिया हुआ था इस बहादुर शाह के द्वारा, इसीलिए जब अटैक करेगा, ठीक है, तो इस बहादुर शाह को काफ़ी डैमेज यहाँ पे करने का प्रयास किया जाएगा। 1535 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुगल बादशाह हुमायूं ने मैंने बहादुर शाह को पराजित भी किया हुआ था, और 1537 के आसपास पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, जहाज में ले गया सब गुजरात के, ठीक है, पश्चिमी तटों पे अरब सागर में, और वहीं पे जहाज में माना जाता है कि उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था, हिंसा झड़प हुई, सब डुबो के मार दिया उसको, ठीक है, तो बेचारा इसको यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो गुजरात का जो क्षेत्र है देखिए बिल्कुल ही देखेंगे तो या तो मुगलों का अधीन होगा, आज जब मुगल सब जब कमज़ोर हो जाएगा तो धीरे धीरे ये, ठीक है, खासकर आगे चल के पुर्तगालियों की बात करें या पुर्तगालियों के साथ साथ देखेंगे तो अंग्रेज़ों के अंडर कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम है, देखिए यहाँ पे मारवाड़, यहाँ पे ये यही जो आपको दिखाई दे रहा है राजपूताना एरिया, ये जो मारवाड़ का इलाका है यही है मारवाड़ का एरिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, आधुनिक नाम इसका जोधपुर है, ठीक है, और राठौड़ वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। माना जाता है कि राठौड़ वंश कहीं और से नहीं आया, बल्कि राष्ट्रकूट या कन्नौज के जो गढ़वाल जो वंश हुआ करते थे इसी से ये बिलोंग करते थे। और यहाँ पे कुछ प्रमुख शासक हुए, जैसे कि चुंद है, दिल्ली सल्तनत की पतनावस्था का प्रारंभ, जैसे 1394 में पता है आपको फिरोज शाह तुगलक के बाद से दिल्ली सल्तनत का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये भी अपने आप को मैंने सेपरेट कर लेगा मारवाड़ वाला इलाका भी, और यहीं पे आधुनिक मारवाड़ की नींव डालेगा। अगला शासक आएगा जोधा, चुंद का पुत्र है जोधा, ध्यान रखिएगा, जोधा बाई नहीं, ये जोधा, ठीक है, शासक है यहाँ पे जोधा। जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया हुआ था, किसने, जोधा ने। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शासक आएगा मालदेव, ये शेर शाह सूरी का प्रबल शत्रु था, चूँकि शेर शाह सूरी भी देखेंगे तो कैसे, ठीक है, हुमायूं को पराजित करके उसको हटा के मुगलों के क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल करेगा, तो भी अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत देखेंगे तो ये जो क्षेत्र था राजपूताना जो क्षेत्र था ये लोग यहाँ पे टक्कर दे रहा था, तो मालदेव उसका कट्टर, ठीक है, दुश्मन के रूप में मौजूद था। तो कुल मिला के यही सारी बातें थी, देखिए, ठीक है, लगभग आप लोगों को इतना सब चीज़ जानने के बाद बहुत अधिक हद तक कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। अब अगला जब टॉपिक आप पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था, मुगलों को आप देखेंगे तो फिर कोई भी नाम आपको और नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे, रटने की प्रक्रिया इसमें बार बार बोलता हूँ बाहर निकलेंगे, और एक को रिलेटिव स्टडी, ठीक है, करने का आप लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा तो अपना फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।